एक होता है इतिहास जो किताबों में लिखा होता है, और एक होता है इतिहास जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इस तरह के संगठन के लोग लेकर आते हैं। इतिहास में जो सच्चाई होती है, उस सच्चाई को गोल गोल घुमा के और अपना पॉलिटिकल हित साधने की कोशिश करने वाले लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और यही वजह है कि पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और अब कर्नाटक के एक एमएलए ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस तो आरएसएस को अच्छी तरह से जानते थे, हिंदू महासभा को अच्छी तरह से जानते थे। आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। लेकिन सुभाष बाबू के पीछे खड़े होकर, सुभाष बाबू के विशाल कद के पीछे खड़े होकर ये लोग तीर चलाना चाहते हैं हमारी आजादी की लड़ाई के हीरोज पर, गांधी पर, नेहरू पर। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि सच्चाई क्या है, क्यों सुभाष बाबू को पहला प्रधानमंत्री बता रहे हैं ये लोग, इतिहास क्या कहता है और हकीकत क्या है। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक और उसके नेता जो हैं, नया नया शिगुफा उछालते रहते हैं। शिगुफा उछालने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि भारत की जो लीडरशिप रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सरदार पटेल या मौलाना साहब, इन लोगों को बेइज्जत करना या इन लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करना। तो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक विधायक ने यह दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। और यह नया दावा नहीं है। कर्नाटक के एक विधायक की इतनी हैसियत नहीं है कि उस पर राष्ट्रीय स्तर की कोई बहस हो, लेकिन मुझे यह बात इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि इस बात पर मैं सच्चाई को सामने रखूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भारत सरकार के एक बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजनाथ सिंह ने नोएडा में एक प्राइवेट कॉलेज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कई बार मुझे हंसी आती है कि ये सब फालतू की बातें करके ये लोग सिद्ध क्या करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सिद्ध वही करना चाहते हैं जो मैंने कई बार कहा है। किसी तरह से इनको यह सिद्ध कर देना है कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, आजादी की लड़ाई में नेहरू या गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, इस तरह की चीजें। अब सावरकर को तो भारत का पहला प्रधानमंत्री वो कह नहीं सकते, गोलवरकर को भी भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं कह सकते। तो लो भैया, सुभाष चंद्र बोस को लाए देते हैं। चूंकि सुभाष चंद्र बोस की देश भर में बड़ी इज्जत है, सब उनको नेताजी कहते हैं। आजादी की लड़ाई के प्रति उनका जो समर्पण था उस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने लड़ाई लड़ी उस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है। यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि हिटलर और मुसोलिनी के साथ मिलकर जो देश को वो आजाद कराना चाहते थे उसमें देश क्या वाकई आजाद होता, यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ और देश के पक्ष में जिस तरह से सुभाष बाबू थे, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब आजादी के बाद अपना पहला भाषण दिया तो सिर्फ दो लोगों का नाम लिया। पहला नाम लिया महात्मा गांधी का और दूसरा नाम लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय में सुभाष चंद्र बोस की जो तलवार जापान में थी वो हिंदुस्तान लाई गई थी। आपको यह भी पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ के बाद जब देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पत्नी और बिटिया को आजीवन सहायता भेजी ताकि उनकी बिटिया की ठीक से पढ़ाई हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद इनको नेहरू और सुभाष को दुश्मन घोषित करना है। खैर, मैं इतिहास से आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ले चलता हूं पहले विश्व युद्ध की तरफ। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो भी हमारे देश के कई नागरिक देश को आजाद कराने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जर्मनी से मोर्चा बना रहे थे, जर्मनी के साथ जा रहे थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। यह नाम शायद आपको याद होगा
क्योंकि पिछले दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक विवाद चला था कि जमीन वहां पर सारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दी है, तो उनका फोटो क्यों नहीं है। उस विवाद के बारे में भी मैंने आपको बताया था, खुद वहां के विद्यार्थी रहे थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और सर सैयद के जो बेटे थे उनके घर उनका आना जाना था, वो सर सैयद के बेटे उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। वो सारी कहानी अलग है। ये भी मैंने आपको बताया था कि महेंद्र प्रताप सिंह जीवन भर सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में बाकायदा उन्होंने हराया था, ये सारा कुछ मैंने बताया था। खैर, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में बिस्मार्क से मिले थे और फिर यूरोप घूमते हुए अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अफगानिस्तान में बहुत सारे भारतीय मुसलमान थे जो हिजरत करके अफगानिस्तान चले गए थे ब्रिटिश रूल के समय, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग जगहों पर आकर अफगानिस्तान में इकट्ठा हुए थे। क्योंकि अफगानिस्तान उस समय भारत का बॉर्डर लगता था, भारत पाकिस्तान बटे नहीं थे, तो वो एक जगह उनको ऐसी लग रही थी जो भारत से अप्रोचेबल थी, तो वहां वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। आप सोचेंगे कि सुभाष बाबू और नेहरू के बीच में ये कहानी कहां से आ गई। सुन लीजिए, फिर समझ में आएगा ये कहानी कहां से आ गई। तो राजा महेंद्र प्रताप ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब होता है जब आजादी की लड़ाई के लिए कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और अपने देश की धरती पर नहीं, देश की धरती से बाहर से लड़ रहे होते हैं, तो वो निर्वासित सरकार बना लेते हैं। यानी हम हैं तो निर्वासन में, लेकिन हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी एग्जाइल सरकारें बहुत सारी बनी हैं। बांग्लादेश युद्ध के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। जब बांग्लादेश, जो उस जमाने में पूर्वी पाकिस्तान था, उस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और वहां के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, तो वहां के नेताओं ने, जो पश्चिमी पाकिस्तान या बांग्लादेश है, वहां के नेता कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी, निर्वासित सरकार बनाई थी। ऐसे ही राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी, निर्वासित सरकार बनाई थी। उसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप और उसके प्रधानमंत्री थे बरकतुल्लाह साहब, वही बरकतुल्लाह साहब जिनके नाम पर भोपाल में यूनिवर्सिटी है। और उसके विदेश मंत्री थे मोहम्मद उबैदुल्ला सिंधी। तो अगर निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री को ही पहला प्रधानमंत्री मानना है, तो आदरणीय राजनाथ सिंह को और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोगों को भारत के पहले प्रधानमंत्री का दर्जा किसको देना चाहिए? जी, बरकतुल्लाह साहब को देना चाहिए और पहला राष्ट्रपति मानना चाहिए राजा महेंद्र प्रताप को। लेकिन जिस राजा महेंद्र प्रताप ने चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को बुरी तरह से हराया हो और जो बरकतुल्लाह मुसलमान हो, उनको भारतीय जनता पार्टी कैसे याद करेगी? और उनको याद करेगी तो फिर नेहरू को बदनाम करने में मदद कैसे मिलेगी? तो अगर निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री को भारत का पहला प्रधानमंत्री मानना हो तो किसको मानना पड़ेगा? मैंने आपको बताया, मौलाना बरकतुल्लाह को मानना पड़ेगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने भी जो आजाद हिंद सरकार बनाई थी वो निर्वासित सरकार थी। उस सरकार के प्रमुख के रूप में वो कभी भारत नहीं आ पाए, उसका कोई संविधान नहीं था और उसको मान्यता भी नहीं मिली थी। होता क्या है, बांग्लादेश की मैंने कहानी सुनाई, बांग्लादेश जब आजाद हुआ उसके पहले वहां निर्वासित सरकार बनी थी। उस निर्वासित सरकार को पहले भारत ने मान्यता दी और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया ने मान्यता दी। जब पूरी दुनिया आपको मान्यता देती है तब जाकर आप प्रधानमंत्री स्वीकार किए जाते हैं। एक संविधान बनता है जिस संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री स्वीकार किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस चूंकि विदेश की धरती से ऑपरेट कर रहे थे, तो सबसे पहले जर्मनी में रहते हुए उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई थी जिसके वो प्रमुख थे। लेकिन इस सरकार को तो हिटलर ने भी बहुत लंबे समय तक बार बार उनके कहने के बावजूद मान्यता नहीं दी थी। यहां तक कि सुभाष बाबू हिटलर से मिलने गए थे और हिटलर ने मान्यता देने से इंकार कर दिया था। हिटलर के जो गोपनीय पत्र अब खुले हैं वो बताते हैं कि वो तो भारत की आजादी के पक्ष में ही नहीं था, वो मानता ही नहीं था कि भारत के लोग आजाद होने के लायक हैं। वो चाहता था कि भारत के लोग इंग्लैंड से विद्रोह कर दें ताकि जब
इधर वो कमजोर पड़े, यूरोप में कमजोर पड़े, तो वो ब्रिटेन से कहे कि हम आपके यहां विद्रोह रोक देंगे, हम आपके यहां आक्रमण नहीं करेंगे भारत में, और आप यूरोप में हमारे ऊपर ऐसा कुछ मत कीजिए। उसने तो साफ साफ अपनी डायरी में लिखा है, मीटिंग में बोला है उसने, जो वहां के गोपनीय पत्रों में मिला है, कि भारत को आजाद होने लायक मुल्क ही नहीं है, भारत के लोग ऐसे हैं ही नहीं जो आजाद हो सके। खैर, सुभाष बाबू को अगर ये पता होता तो वो जर्मनी का साथ कभी नहीं देते। तो सुभाष बाबू जर्मनी में जब तक थे, उनकी सरकार को मान्यता नहीं मिली। फिर जर्मनी से उनको जापान भेजा गया, एक पनडुब्बी में, युद्धक पनडुब्बी में बैठकर वो जापान में आए। यहां पर रास बिहारी बोस जो पहले से रह रहे थे, वो अभी तक भारतीय मामलों के प्रमुख थे, जो आजाद हिंद फौज बनी थी उसके प्रमुख थे। उन्होंने ये सारा कुछ सौंपा सुभाष बाबू को। रास बिहारी बोस के बारे में भी बड़ी मजेदार कहानी है कि 1942 से पहले वो सावरकर को सबसे बड़ा लीडर भारत का मानने लगे थे, और वो कह रहे थे कि सावरकर के तरीके से ही भारत में आजादी हासिल होगी। लेकिन 1942 में जब उन्होंने देखा कि सावरकर साथ दे रहे हैं, किसका? अंग्रेजों का, तब उन्होंने बाकायदा वहां एक मीटिंग की और गांधी को, नेहरू को, कांग्रेस को भारत का असली रिप्रेजेंटेटिव बताया और उनके साथ कोऑपरेट करने की बात की। उनकी एक जीवनी है, एक ही जीवनी है, द बोस ऑफ नाकुमारा। वो किताब आपको आराम से मिल जाएगी, आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं उसकी, और वो किताब आपको अमेजन पे आराम से मिल जाएगी, जिससे आप उस समय जापान में क्या चल रहा था वो समझ सकते हैं। तो सुभाष बाबू को उसकी कमान सौंपी गई और सुभाष बाबू ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, जिसको जापान सरकार ने मान्यता दी, और उसी को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि सुभाष बाबू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल को मानना है तो आपको मौलाना बरकतुल्लाह को पहला प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा, तब सुभाष बाबू दूसरे हो जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू तीसरे हो जाएंगे। अदरवाइज उसी को भारत का पहला प्रधानमंत्री माना जा सकता है जिसको पूरी दुनिया ने मान्यता दी हो। दूसरी बात, सुभाष बाबू खुद क्या कह रहे थे? सुभाष बाबू के सारे भाषण संकलित हैं। दिल्ली चलो के नारे के साथ वो ये बात भी कह रहे थे कि एक बार अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया जाए तो मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, महात्मा गांधी के चरणों में बैठ जाऊंगा और फिर उनसे कहूंगा कि आप जैसी चाहिए वैसी भारत में सरकार बनाइए। अब सुभाष बाबू के कहे पर जिसको भरोसा ना हो, ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं तो उनके भाषणों को कोट कर रहा हूं। तो जिस सुभाष बाबू को नेहरू और गांधी से ये लोग लड़ाना चाहते हैं, उस सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज की ब्रिगेड्स का जो नाम था, कई कई बार मैं बता चुका हूं, वो पंडित नेहरू और गांधी जी के नाम पर भी था। जिस सुभाष बाबू को गांधी और नेहरू से ये लोग लड़ाना चाहते हैं, उस सुभाष बाबू ने अपने पत्र में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा था, जो मानने से ये लोग इंकार करते हैं। तो ये है इतिहास और वो है गप ये कि आप सुभाष बाबू और नेहरू को लड़ाने के लिए सुभाष बाबू को पहला प्रधानमंत्री कहिए। इतिहास ये, अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात करनी है तो मौलाना बरकतुल्लाह हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए, राजा महेंद्र प्रताप हमारे पहले राष्ट्रपति हुए, और उबैदुल्लाह सिंधी जो हैं वो हमारे पहले विदेश मंत्री हुए। सुभाष बाबू दूसरे हुए, जवाहरलाल नेहरू तीसरे हुए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल को माने तो इस पर एक कहानी कश्मीर से आपको सुना देता हूं। जो आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान और हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे गवर्नमेंट इन एग्जाइल, अगर आप प्रधानमंत्री मानने लगे तो उसकी जो पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी उसके प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था गुलाम नबी गिलकर। लेकिन जब वाकई में युद्ध के बाद वो आजाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मिल गया तो उसमें गुलाम नबी गिलकर की हालत क्या थी, ये आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। आज गुलाम नबी गिलकर को न तो इस कश्मीर में कोई याद करता है, ना उस कश्मीर में कोई याद करता है। तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल कभी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जब वो युद्ध जीत लेती हैं। जैसा मैंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का बताया, शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके बाद के जो नेता थे वो बचते बचाते हिंदुस्तान आ गए थे, कलकत्ता में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी। फिर जब बांग्लादेश बन गया, वो युद्ध जीत लिया गया, तो वही सरकार स्थापित हुई बांग्लादेश में। पाकिस्तान से रिहा होकर शेख मुजीब आए, जिनको उस समय राष्ट्रपति घोषित किया गया था, वो राष्ट्रपति बने और बाकी जो सरकार थी वो एज इट इज वहां पर इंस्टॉल हुई। कुछ केसेज में ऐसा होता है। लेकिन जहां गवर्नमेंट इन एग्जाइल्स युद्ध नहीं जीत पाती हैं,
वहां गवर्नमेंट इन एग्जाइल सिर्फ इतिहास में रह जाते हैं, उनको मान्यता तो मिली नहीं होती है, इसलिए पहला प्रधानमंत्री या दूसरा प्रधानमंत्री कहना उनको संभव नहीं होता है। और यही वजह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री न तो मौलाना बरकतुल्लाह साहब हैं और न ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। वो इस देश के सबसे सम्मानित राष्ट्रभक्तों में से, सबसे सम्मानित क्रांतिकारियों में से, सबसे सम्मानित देशभक्तों में से हैं। महात्मा गांधी भी तो कभी किसी पद पर नहीं रहे, ना वो इस देश के पहले राष्ट्रपति हैं, न इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद कभी जीवन में किसी पद पर नहीं रहे। लेकिन क्या दुनिया भर में महात्मा गांधी से अधिक सम्मान किसी का है? तो सुभाष बाबू भी किसी पद पर रहे हों या ना रहे हों, उनको सम्मानित करने के लिए जबरदस्ती पहले प्रधानमंत्री कहना दरअसल उनका अपमान है, दरअसल उनके पूरे के पूरे मिशन का अपमान है जो ये लोग लगातार कह रहे हैं। और ये बात सुभाष बाबू अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि चाहे वो जिन्ना हो या सावरकर हो, मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो, ये बेसिकली अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। तो जो उस जमाने में अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके वंशज आज ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कौन पहला प्रधानमंत्री था कौन नहीं था। तो आप समझ सकते हैं उनकी नीयत सुभाष बाबू का सम्मान करने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आजादी की लड़ाई का अपमान करने की। आज के लिए इतना ही, छोटी सी बात थी, छोटा सा वीडियो, छोटा सा तथ्य, लेकिन जानना चाहिए आपको इसको, ताकि जब इस तरह का सवाल उठे तो आप उसका जवाब दे सकें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें लगातार हम जो कर रहे हैं वो आपके काम की हैं, अगर हम लगातार सच कह रहे हैं, इतिहास के दम पर कह रहे हैं, तो हमारे साथ खड़े होइए। अब तो प्रधानमंत्री जी भी अपील कर चुके हैं, तो हमारे अपील करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कीजिए, और अगर हमारा साथ देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी मदद करेंगे तो हम लगातार सच कह सकेंगे।